हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज आप सोच रहे होंगे हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों जान लीजिए, आज हम आपकी केमिस्ट्री का क्लास 11 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप उनको नहीं जानते रहेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे, तो आपको जो थर्ड चैप्टर है उस पर आप कमांड नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को जानना, उन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो टॉपिक कौन कौन से हैं हमारे? टॉपिक है हमारे ऑर्बिट, सेकंड है ऑर्बिटल, फिर आपका सेल है, और फिर क्या है? सबसेल। इन्हीं चार टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्बिट पे। ऑर्बिट केवल एक सिंपली डिफाइन करता है सर्कुलर पाथ को। ऑर्बिट डिफाइन द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व। फिर सुनिएगा, ऑर्बिट डिफाइन द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व। ऑर्बिट केवल यह बताता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होता है, उसी में हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, गोल गोल घूमते हैं। बस इतना ही बताएगा और कुछ नहीं बताता है कि एक न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ होगा, उसी सर्कुलर पाथ में हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। बस इतना ही बताता है, उसके बाद चुप हो जाता है और कुछ नहीं बताने वाला है। ठीक है। ऑर्बिटल क्या बताता है? ऑर्बिटल आपका थोड़ा सा डिफरेंट इससे बताएगा। ऑर्बिटल बताएगा इट इज अ 3D रीजन, इट इज अ 3D रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। फिर सुनिएगा, इट इज ए रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब चलिए और समझते हैं इसको। ऑर्बिटल क्या कह रहा है? ऑर्बिटल कह रहा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक 3D रीजन है स्पेस में। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो 3D रीजन है उस स्पेस में, उस वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है, वो आपका ऑर्बिटल बताएगा। जो न्यूक्लियस होता है ये आपका गेंद की तरह होता है। जैसे आपने बॉल देखी है, गेंद देखी है, वो पूरा स्फेरिकल होता है। अब उस स्फेरिकल बॉल के चारों तरफ का जो स्पेस है, आगे पीछे दाएं बाएं, जो पूरा इन्वायरमेंट है उसका, उस चारों तरफ के इन्वायरमेंट में हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? ऊपर है कि नीचे है, कि दाएं है कि बाएं है, कि आगे है कि पीछे है? हमारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, कहाँ ज़्यादा है, वो हमारा क्या बताएगा? ऑर्बिटल बताएगा। मतलब किसी स्फेरिकल बॉल के चारों तरफ के स्पेस में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाया गया है, वो ऑर्बिटल बताएगा। और ऑर्बिट कुछ नहीं बताएगा, केवल बताएगा कि न्यूक्लियस है, एक उसके तरफ एक सर्किल होती है, उसी में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बस सर्किल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, बस यही ऑर्बिट बता देता है। लेकिन ऑर्बिटल पूरे स्पेस को बताएगा, पूरा 3D रीजन बताएगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पूरा 3D रीजन है स्पेस में, उस 3D रीजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया गया है। और एक डिफरेंस, ऑर्बिटल तब क्या बता रहा है? केवल 2D रीजन को बता रहा है। 2D रीजन, 2 डायमेंशनल रीजन को बता रहा है, यानी जो फ्रंट पे आपको केवल दिख रहा है। ठीक है। और ऑर्बिटल 3D रीजन को बता रहा है, चारों तरफ के स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज़्यादा है, वो आपका ऑर्बिटल बता रहा है। तो ये आपका 2D रीजन को बताता है, ये आपके 3D रीजन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। तो ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था, डिफिनीशन हमने बोल दिया है, इसको आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद बच रहा है सेल और सबसेल। अभी हम इस पर थोड़ा रुक के आते हैं। चलिए, हम जैसे बना रहे हैं इसको समझाने के लिए आपको, उस तरीके से आप देखते चलिए। ये आपका लिखा हुआ मैं सेल, थोड़ी डिस्टेंस पे लिखा हुआ है हमने सब सेल, इसके बाद लिख रहा हूं मैं ऑर्बिटल, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सेल है, सेल के अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। फिर सुनिएगा, सेल होगा, सेल के अंदर सबसेल होगा, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप इसको सिटी मान लीजिए, सिटी में क्या होता है, सिटी के अंदर मोहल्ले होते हैं, मोहल्ले में क्या होते हैं, ढेर सारे घर होते हैं, और घर में कौन होता है, आप होते हैं, व्यक्ति होंगे, आप अपने आप को समझ सकते हैं। इसी तरीके से आपका है सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आते हैं सेल पे। सेल का मतलब हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, या इसी को आप बोल सकते हैं एनर्जी लेवल। ठीक है, और इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। सेल का मतलब क्या हुआ कि आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात हो रही है, या इसी को एनर्जी लेवल भी आप बोल सकते हैं, और इसको आप स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अब सबसेल पे आते हैं। सबसेल का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब इसको एल से डिनोट किया जाता है। एल, स्मॉल एल है। ऑर्बिटल है आपका, ऑर्बिटल को आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन में बाद में आता हूं मैं, अब यहां ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से डिनोट किया जाता है। अब चलिए, अगर कहा जाए कि n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू अगर 1 है या 2 है, फिर मान लीजिए 3 है, 4 है, 4 तक ही चलता हूं मैं, 4 तक ही जर्नली मिलेगा आपको। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब आप k सेल में है, 2 है तो इसका मतलब L सेल में है, 3 है तो मतलब M सेल में है, 4 है तो N सेल में है, K L M N। n इक्वल टू 1 का मतलब आप फर्स्ट एनर्जी लेवल में हैं, 2 का मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल में है, 3 का मतलब थर्ड एनर्जी लेवल में है, 4 का मतलब फोर्थ एनर्जी लेवल में है, मतलब K सेल में है, L सेल में है आप, फिर M सेल में है और N सेल में है, इसकी बात हो रही है आपको। ठीक है, अब इसी से आप देखिएगा, अब L की वैल्यू क्या होगी, क्वांटम नंबर नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, यहां पे आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, केवल सब एक साथ देख लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट सेल में हैं तो फर्स्ट सेल में केवल एक सबसेल होता है, और वो कौन सा सबसेल होता है, केवल S सबसेल होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा है कि सेल के अंदर सबसेल होगा, तो आप सेल में हो, ठीक है, फर्स्ट सेल में हो, तो फर्स्ट सेल में अब कौन सा सबसेल होगा, केवल S सबसेल होगा। सेकेंड सेल में आएगा, सेकेंड सेल में 2 सबसेल होते हैं, एक S होता है और दूसरा होता है P। थर्ड सेल में 3 सबसेल होते हैं, S भी होता है, P भी होता है, एक एक बढ़ता जाएगा, D भी होता है, और फोर्थ में एक और बढ़ा दीजिए, S P D और F। चलिए, अब सेल, और सेल को आप डिफाइन कर सकते हैं। सेल क्या है, सेल इज अ ग्रुप ऑफ सबसेल, या सेल कंटेन्स ग्रुप ऑफ सबसेल। ठीक है, एक सेल में क्या होते हैं, ढेर सारी सबसेल होती हैं, तो सेल कंटेन ग्रुप ऑफ सबसेल। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा। अब सब सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। अब देखिए किस सबसेल में कितना ऑर्बिटल है, जो आपका S सबसेल है, S सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है, एक सिंगल ऑर्बिटल। ठीक है, इसको बना के भी देख लीजिए, S सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल होगा, इस तरीके से बनेगा एक डब्बा। ठीक है, अब
सेकंड सेल में आइएगा, सेकंड सेल में 2 सबसेल हैं, तो एस सबसेल और पी सबसेल। एस सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ये आपका S है, ध्यान दीजिएगा, ये S है, ये S और P है, चल रहा है आपका, ये S था तो S बना हुआ है, S है और P है, तो यहाँ पे भी मैंने S लिखा है और ये P के लिए है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक ऑर्बिटल यहाँ पे है ये, और यहाँ पे 1 है, और ये आपका 3 हो गया। कितने ऑर्बिटल हैं? फर्स्ट सेल में कुल एक ऑर्बिटल है, सेकंड सेल में 4 ऑर्बिटल होता है, एक S का और 3 P का। थर्ड सेल में आइए, थर्ड सेल में 3 सबसेल हैं, S, P और D। तो एक S बना देता हूं मैं, फिर P बनाइएगा। अब D पे आइए आगे, देख रहे हैं, S में 1, P में 3 ऑर्बिटल और D में कितना ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल है, बढ़ता जा रहा है। S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 और D में 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, कुल कितना ऑर्बिटल हुआ? यानी थर्ड सेल में कुल कितना ऑर्बिटल होता है? 3, 4 और 5, 9 ऑर्बिटल हो गया सेकंड सेल में। ठीक है, अब जरा सा फोर्थ पे आइएगा, एक और बढ़ गया इसमें, ये S हो गया, ये P हो गया, मैं नीचे बना देता हूँ। अब ये आपका D हो गया, और एक क्या बच रहा है? F। ठीक है, ये आपका S है, इसमें 1 ऑर्बिटल, ये P है, इसमें 3 ऑर्बिटल, ये आपका D है, इसमें 5 ऑर्बिटल, और ये F है, इसमें कुल 7 ऑर्बिटल हैं। टोटल कितना ऑर्बिटल हो गया? फोर्थ सेल में कुल कितना ऑर्बिटल हो गया? 3, 1, 4, 5, 9 और 9 में 7, 16 ऑर्बिटल हो गए। तो यानी फोर्थ सेल में कुल 16 ऑर्बिटल हैं। तो इस तरीके से आप ऑर्बिटल काउंट कर सकते हैं। और सेल में सबसेल कितना है? इसमें केवल फर्स्ट सेल में केवल 1 सबसेल है, सेकेंड में 2 सबसेल हैं, कौन कौन से? S और P। थर्ड सेल में 3 सबसेल होते हैं, S, P, D, और फोर्थ सेल में 4 सबसेल होते हैं, S, P, D एंड F। ठीक है, और सबसेल में कितने कितने ऑर्बिटल हैं, या पूरे सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, उसको भी आप काउंट कर सकते हैं यहाँ से। अब बच रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे भी देख लेता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, एक ऑर्बिटल में, ये एक सिंगल ऑर्बिटल है, P में 3 ऑर्बिटल हैं, D में 5 ऑर्बिटल हैं, और F में कितना ऑर्बिटल है? 7 ऑर्बिटल है। तो S सबसेल में केवल 1 ऑर्बिटल होता है, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, और F सबसेल में 7 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें क्या होगा? इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन होगा, और एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। तो एक बॉक्स में, ध्यान दीजिएगा, एक बॉक्स में अगर एक सिंगल बॉक्स है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखना है, इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज, और इसकी वैल्यू होती है +1/2 और इसकी वैल्यू होती है -1/2। इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे, जो थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसकी वैल्यू होती है -1/2। क्लॉकवाइज का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये घड़ी की सुई की दिशा में जा रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई की अपोजिट रोटेट कर रहा है, जिसकी वैल्यू है -1/2। ये आपका क्लॉकवाइज है, ये इसकी वैल्यू होती है +1/2। ये आपकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन होती है -1/2। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी और एक की स्पिन क्या होगी? दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब
इसको हो गया आपका ये। आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आप स्पिन क्वांटम नंबर को बताएगा आपका ये। स्पिन क्वांटम नंबर को बताएगा। स्पिन क्वांटम नंबर में दो डायरेक्शन होंगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपका इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ये कौन बताएगा आपका, ये स्पिन क्वांटम नंबर बताता है आपका। तो सेल हुआ था। सबसेल को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। सबसेल क्या है, सबसेल इज द सबसेल कंटेन ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, अ सबसेल इज द ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल। एक सबसेल में ढेर सारे ऑर्बिटल है ना, इसमें तो एक ही है, इसमें देखिए 4 हैं, इसमें आपके 9 हैं, इसमें आपके कितने हैं 16 हैं। तो सबसेल कंटेन ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल, सेल कंटेन ग्रुप ऑफ सबसेल और सबसेल कंटेन ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेल सबसेल को आप डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्बिट और ऑर्बिटल तो हो ही चुका है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब हम इन सारी चीज़ों को एक दूसरी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके चारों तरफ सर्किल है आपकी। मैं हाफ सर्किल बना रहा हूं, पूरी नहीं बना रहा हूं। चलिए ठीक है, समझाने के लिए आपको, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ देख रहे हैं ढेर सारी राउंड सर्किल है। अब जो आपका न्यूक्लियस से फर्स्ट सर्किल है, अगर मैं इसको मान लेता हूं ये आपका फर्स्ट सेल है, n इज इक्वल टू 1 है, यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इसको बोल सकते हैं के सेल। न्यूक्लियस से जो आपकी फर्स्ट सर्किल है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और ये आपकी फोर्थ सेल। फर्स्ट सेल का मतलब n की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए 1 होगी। सेकेंड सेल का मतलब इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। थर्ड सेल का मतलब n की वैल्यू क्या है, 3 है। और फोर्थ सेल का मतलब n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है। यानी आप k सेल हो गया, ये l हो गया, ये m हो गया और ये n हो गया। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल एंड फोर्थ एनर्जी लेवल, या इनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बता रहा है। जिस एनर्जी लेवल में है मतलब उतनी क्वांटम नंबर है उसकी। अब ये सेल हो गया। सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर सब सेल होता है। तो जो आपका फर्स्ट सेल था, फर्स्ट सेल में कौन सा सब सेल था, फर्स्ट सेल में केवल एस सब सेल था। ठीक है, यहाँ पे नाम लिख देता हूं मैं, केवल एस सब सेल था। और सेकेंड सेल में कौन से थे, एस भी थे और पी भी थे। थर्ड सेल में एस भी था, पी भी था और डी भी था। और फोर्थ सेल में एस, पी, डी एंड एफ चारों थे। ठीक है, फर्स्ट सेल में केवल एस सब सेल है, सेकेंड में एस पी है, थर्ड में एस पी डी है, फोर्थ में एस पी डी एंड एफ है। ठीक है, अब सब सेल में क्या था, ऑर्बिटल था। तो एस सब सेल में क्या है, केवल एक बॉक्स है, यानी एक ही ऑर्बिटल है। सेकेंड सेल में दो सब सेल हैं, तो दोनों सब सेल के लिए दोनों का ऑर्बिटल बनाइएगा। एस सब सेल के लिए एक ऑर्बिटल हो गया। पी में कितना ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होता है। ये एस का ऑर्बिटल है और ये पी का ऑर्बिटल है। एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल। एस पी डी एफ पे आइएगा। अब यहाँ पे 3 सबसेल हैं, तो ये 3 सबसेल नहीं, एस सबसेल में एक ऑर्बिटल हो गया, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है।
और डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ये s ऑर्बिटल हो गया, ये p ऑर्बिटल हो गया, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल। s p d f पे आता हूं तो s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में आपके 5 ऑर्बिटल होंगे, और f में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। और एक ऑर्बिटल हमने बताया मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पे किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है इसको भी आप काउंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेल में अगर केवल एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल में कुल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक s में और 2 s में और 6 कितना होगा p में ना, p में 6 क्यों होगा, 3 ऑर्बिटल है ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 में कुल कितना हो जाएगा 6 ना। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 2, यहाँ पे 2 + 6 = कितना हो जाएगा 8। 2 कितने में है, s में है, और ये कहाँ क्या है, ये p का है। ये जो आपका आया है 2 इलेक्ट्रॉन, ये किसका है, केवल s का है। s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है। थर्ड सेल में s भी है, p भी है और d भी है, तो s + p + d। s में एक ऑर्बिटल तो 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 ऑर्बिटल तो 6 इलेक्ट्रॉन, d में 5 ऑर्बिटल तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे आइएगा sp-df पे। इसमें s भी है, p भी है, d भी है और f भी है। कुल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें, s में आपके 2 होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल है तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। f में 7 ऑर्बिटल हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कुल 14। अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, कुल 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड में 8, थर्ड में आपका 18 होगा, और फोर्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है आपके 32 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो फार्मूला है आपका 2n² फार्मूला है। इस फार्मूले से आप पता लगा सकते हैं कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। चलिए निकालता हूं। फॉर फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी। तो चलिए फार्मूले में अप्लाई करिए। 2 × 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ना। सेकेंड सेल के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8 इलेक्ट्रॉन होता है। सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। उसी तरीके से थर्ड सेल का निकाल सकते हैं आप, तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 इलेक्ट्रॉन। तो यानी आप थर्ड सेल में कितना देख रहे हैं, आप 18 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। फोर्थ सेल में आइए, n = 4, 2 × 4 का स्क्वायर, 4 × 4 = 16, और 16 में 2 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 32 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ सेल में कितना होता है, 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये फार्मूला है डायरेक्ट, इससे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल। इसे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक फार्मूला और है, उस फार्मूले से आप ये पता लगा सकते हैं कि किस सेल में कितना
ऑर्बिटल है, किस सेल में कितना ऑर्बिटल है, इसको भी आप फाइंड कर सकते हैं। वो फार्मूला है आपका एन स्क्वायर। इस एन स्क्वायर से आप पता लगा सकते हैं कि किस सेल में कितना ऑर्बिटल है। ठीक है, किस लिए फार्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल। इसे आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट सेल के लिए क्या होगा, फर्स्ट सेल के लिए n इक्वल टू 1, सेकेंड के लिए n इक्वल टू 2, थर्ड के लिए n इक्वल टू 3, फोर्थ सेल के लिए क्या होगा, n की वैल्यू 4 होगी। अब चलिए हम निकालते हैं फर्स्ट सेल में कितना ऑर्बिटल है। आपको दिख रहा है फर्स्ट सेल में एक ही ऑर्बिटल है, एक ही बॉक्स बना है, लेकिन निकाल के देख लीजिए। 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि n का स्क्वायर है, n की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, केवल 1, यानी फर्स्ट सेल में केवल एक ऑर्बिटल होगा। सेकेंड सेल में निकालिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 ऑर्बिटल है, एक s का है और 3 क्या है, p का है, टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। थर्ड सेल के लिए 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, क्या 9 ऑर्बिटल है थर्ड सेल में, थर्ड सेल कहाँ गया, हाँ 4, एक s का, 3 p का और 5 ऑर्बिटल d का, टोटल आप काउंट करेंगे तो 9 आएगा। इसी तरीके से 4 का निकालेंगे फोर्थ सेल के लिए तो आएगा 16 ऑर्बिटल है आपका, एक s का, 3 p का, 5 d का और 7 आपका f का, सभी को आप ऐड करेंगे तो 16 ऑर्बिटल आएगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए, किसी भी सेल में कितना ऑर्बिटल होगा। ठीक है बच्चों, ये तो था जर्नल हमारा। अब एक टॉपिक और पढ़ लीजिए आप, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, SPDF देख लीजिए, इनका शेप कैसा होता है। चलिए बच्चों हम आते हैं शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। सबसे पहले इन सभी की एक्सिस देख लेते हैं। S में केवल एक ऑर्बिटल होता है, इस ऑर्बिटल में किसी भी एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन बराबर पाया जाएगा, तो कोई एक्सिस नहीं होते यहाँ पे, मान लीजिए आप। P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसको बोल सकते हैं आप PX, बीच वाले को PZ, यहाँ पे PY। D के लिए देखिएगा, D में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसको DXY, DYZ, बीच वाले को बोल सकते हैं आप DZ स्क्वायर होता है, फिर DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZX ही लास्ट में, DXY, DYZ, फिर DZ स्क्वायर, फिर DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZX, बचा F का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा जटिल है, इसलिए इसकी एक्सिस वगैरह कुछ पता नहीं है, ना इसका स्ट्रक्चर ही बन सकता है। तो फिलहाल आप SPDF का देखिएगा। तो S पे आता हूँ, न्यूक्लियस हो गया, ये आपका S ऑर्बिटल हो गया, XYZ। S ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ इक्वल होती है, ऐसा नहीं कि कहीं भी कम पाया जाएगा, कहीं पे ज़्यादा पाया जाएगा। अगर एक बॉल है, उस बॉल में आप कुछ डाल दीजिए, कोई छोटा सा टुकड़ा, तो आपको पता नहीं लगेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, क्योंकि उस पूरे स्फेरिकल में उस पार्टिकल के पाए जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी क्या है, इस समय बराबर है, कहीं पे भी हो सकता है वो। तो आपका S ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, चाहे X हो, चाहे Y हो, चाहे Z एक्सिस हो, सब में जगह क्या है, इक्वल होती है। ठीक है, अब हम P पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले PX बनाता हूं मैं,
ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है, ये y है और ये आपका z एक्सिस है p के लिए। आपको px बनाना है, तो px बनाना होगा तो आप इस तरीके से p का जो p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डंबल होता है, डमरू जैसा है ना। p ऑर्बिटल का शेप डंबल होता है। यहाँ पे देखिए दो लोब हैं, p ऑर्बिटल का शेप डंबल होगा, दो लोब हैं। अब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, किसी एक में भी हो सकती है। दोनों में पाया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, या किसी एक में पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये px हो गया। अगर आपसे कहा जाए pz का बनाइए तो बना सकते हैं आप। ये आपकी z एक्सिस थी, अगर pz कहा जाएगा तो आप जो लोब था, डंबल था, वो z एक्सिस पे दिखाएंगे। ये z एक्सिस है, ये y है, सॉरी x है, ये y है। अगर आपसे कहें py बनाइए तो इसी डंबल को y पे दिखा दीजिए आप। ये आपका z एक्सिस है, ये x है और ये क्या है, y है। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पी वाई, ये आपका क्या था पी जेड, और ये आपका क्या बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है पी एक्स। पी एक्स पे जो आपका लोब होगा, डंबल होगा, वो एक्स एक्सिस पे होगा। पी वाई में आपका डंबल या लोब आपका वाई एक्सिस पे होगा, और पी जेड में आपका डंबल कहाँ पे होगा, जेड एक्सिस पे होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस लोब में होगी, इस रीजन में होगी। आपका इलेक्ट्रॉन इस रीजन में भी हो सकता है, इस इधर भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, या हो सकता है दोनों लोब में इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस लोब में होगी अब। और एस में क्या था, पूरे स्फेरिकल में कहीं पे भी हो सकता है, कुछ पता नहीं था कहाँ पे है, बराबर था पूरा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, या इन दोनों में हो सकता है कंडीशन इसमें। डी एक्सिस पे आइएगा आप। सबसे पहले देखते हैं डी एक्स वाई का। तो अगर डी एक्स वाई कहे आपसे तो केवल एक्स और वाई एक्सिस बनाइएगा। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूँ और इसको वाई एक्सिस मान लूँ, तो डी एक्स वाई, अब यहाँ पे जो इसका शेप होता है पी का एस का होता है स्फेरिकल, पी का होता है डंबल, और इसका डबल डंबल। ठीक है, अब आइएगा, अगर आपसे कहा जाए डी एक्स वाई पे, डी एक्स वाई बनाइए, तो एक्स एक्सिस बनाएंगे आप, वाई बनाएंगे। अब ये डबल डंबल होता है, इस डबल डंबल को एक्स और वाई एक्सिस के बीच में रखिएगा। ये आपका हो गया डी एक्स वाई, यानी जो आपका दोनों डंबल है, डबल डंबल है, वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगा हमारे। अब आइएगा, नेक्स्ट है आपका डी वाई जेड। तो एक एक्सिस वाई बनाइएगा, दूसरी जेड बनाइएगा, और डबल डंबल इन दोनों एक्सिस के बीच में रखिएगा। ठीक है, ये आपका है डी वाई जेड। थर्ड देखिएगा, कह रहा है डी जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर है, यानी जेड एक्सिस पे ही दो बार आप रिपीट कर दीजिए डंबल को। अब इसी पे एक बार और रिपीट करेंगे तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर मिलता है आपको ये। ठीक है, ये आपका है डी जेड स्क्वायर, ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, ये जेड एक्सिस है, ये डी जेड स्क्वायर है।
नेक्स्ट है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको दो एक्सिस बनानी है, एक एक्स बनाइएगा और दूसरी वाई बनाइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब अब इसमें जो लोब होगा वो एक्स और वाई एक्सिस पे ही होगा। वो एक्स हो गया, सॉरी वाई हो गया, और दूसरा क्या हो गया, एक्स हो गया। यहाँ पे अभी तक आपके जो लोब थे वो एक्सिस के बीच में थे। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में आपके जो एक्सिस होंगे वो, सॉरी आपके जो लोब होंगे वो एक्सिस पे ही होंगे। ये आपका है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक और बच रहा है डी जेड एक्स, उसको भी देख लीजिए आप। एक एक्सिस जेड बनाइएगा, दूसरी आप एक्स बना दीजिएगा और लोब इन दोनों के बीच में कर दीजिएगा। ये आपका हो गया डी जेड एक्स। एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स कहा जाए तो जो एक्सिस कह रहा है उन दोनों एक्सिस को बनाइएगा और लोब उन एक्सिस के बीच में रख दीजिएगा। डी जेड स्क्वायर पे जेड एक्सिस पे ही आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से सर्किल बन जाएगी बीच में। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब ये आपके एक्स और वाई जो लोब हैं ये एक्सिस पे ही होंगे, एक्सिस के बीच में नहीं होंगे। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका ये बन जाएगा। और बच रहा है एफ। एफ का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।